अस्सलाम वालेकुम। न्यूक्लियर फिजिक्स, हैजर्ड यूजेस एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस, ये मेरा आज का टॉपिक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है और हमारे आईजीसीएसई और ओ लेवल का कोर्स कंटेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। अगेन विद ऑल माय प्रीवियस लेक्चर्स, मैं ये स्लाइड है, ये मेरे प्रीवियस लेक्चर की है, क्योंकि जब हम इनकी सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही बेस कर रही होती है। ठीक है। और उस फैक्टर्स को लेके आई मस्ट रिकमेंड कि मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को आप ज़रूर व्यू कीजिए ताकि आपको इसमें हेल्प मिले। ठीक। सो और इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने हाफ लाइफ को भी डिस्कस किया था, ये दोबारा से मैं उसमें आपको दे रहा हूँ, क्योंकि जब हम किसी के यूजेस, उसके हैजर्ड्स को देखते हैं तो उसका जो हाफ लाइफ है उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप का, राइट, और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत काम करती हैं। रेडिएशन, चूंकि हम जानते हैं, वी नो ऑलरेडी, राइट, कि बीटा एंड गामा हैविंग हायर पेनिट्रेटिंग पावर। आपको पता है कि गैमा जो है एक ईएम वेव है, तो उसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है बहुत ज़्यादा है, और कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल बीटा की भी जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। और जबकि अल्फा और बीटा, क्योंकि आयन हैं, तो ये इनके पास चार्ज है, तो उनका आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होता है। इसकी वजह से इनकी पेनिट्रेटिंग और आयनाइजिंग स्ट्रेंथ की वजह से ये एक खतरनाक हो जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, राइट, मेनली ह्यूमन के लिए। अब ह्यूमन के लिए कैसे? क्योंकि ऑब्वियसली इनका जो ये एक डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकती है एक लिविंग सेल्स को, क्योंकि ये बैक्टीरिया को भी मार सकती हैं, तो एक लिविंग सेल्स को भी मार सकती हैं, एक सेहतमंद सेल्स को भी मार सकती हैं, और एक सेहतमंद सेल्स को के डीएनए के अंदर उसको रेप्लिकेट भी कर सकती हैं, और एक कैंसर का सेल भी पैदा कर सकती है। दे कैन प्रोड्यूस कैंसर सेल। और चूंकि कैंसर सेल ऑब्वियसली एक लिविंग सेल है, तो हम इसको एज ए यूज करके लिविंग सेल्स को भी मार सकते हैं, वो जो हमारे पास जो कैंसर सेल है उसको भी हम मार सकते हैं। बट जो कि इसका जो प्रिकॉशंस है वो बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा है कि जैसे बाद जो रेडिएशन वर्कर होंगे वो सेफ्टी बैजेस लगाएंगे, रेडिएशन बैजेस होगी उनके पास, जो एक जो उनका जो कॉस्ट्यूम होगा वो स्पेसिफिक होगा। अननेसेसरी एक्सपोजर्स नहीं होना चाहिए। अगर हमारे लैब के अंदर या हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर कोई रेडियो एक्टिव सोर्स है तो वो तो खेलने की चीज़ नहीं, इज़ नॉट अ टॉय। सो हम उसको अननेसेसरी एक्सपोज नहीं करेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट उसमें नहीं लाएंगे। अपने लिए हम ग्लव्स का इस्तेमाल या फॉसेप का इस्तेमाल करेंगे जब हम उसको हैंडल करेंगे, राइट, और अब शील्ड जरूर करेंगे अपने आप को, राइट। और उसकी जो क्लोथिंग होती है स्पेसिफिक किस्म की, वो हमें ऑल टाइम्स पहननी पड़ती है जब हम किसी रेडियो एक्टिव सोर्स को स्टडी कर रहे होते हैं। पहला यूज रेडियो एक्टिव आइसोटोप का, कि वो थिकनेस कंट्रोल करके काम आती है। हम जैसे मालूम है कि इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है किसी चीज़ से, हमें पता है कि अल्फा जो है स्पेसिफिक सेंटीमीटर तक पास हो सकता है, उसके बाद तो पास नहीं हो सकता पेपर से। बीटा के लिए एल्यूमिनियम शीट है, गामा के लिए लेड शीट है, तो हम इससे थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। एक रोलर होगा, वो रोलर के साथ एक डिटेक्टर लगा होगा, और एक जो है शीट मटेरियल की, हम उसमें से बीटा पार्टिकल हम उसको जब उस पर क्रॉस करेंगे और डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा, तो जहां पर इसकी रीडिंग में फर्क आता है इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो इस तरह से हम किसी भी शीट की थिकनेस को कंट्रोल या मेजर कर सकते हैं। ठीक। हमारे पास दूसरा यूज है
रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज द लीकेज डिटेक्शन। विदाउट डिगिंग अगर हमें कोई फाइंड आउट करना है कि किसी पाइप के अंदर जो कि अंडरग्राउंड है उसकी लीकेज कहाँ है, तो वी कैन यूज रेडियो आइसोटोप्स। हम क्या करते हैं कि पानी की पाइपलाइन हो तो हम उसमें एक लेस रेडियोएक्टिव जिसकी हाफ लाइफ कम हो और जो कि बहुत ज़्यादा लेस डेंजरस हो, कम उसकी काउंट रेट हो, वो हम उसको पानी के साथ मिला दें और बाहर से उसको डिडक्ट करें जीएम ट्यूब के थ्रू। तो जहाँ पे रीडिंग ज़्यादा आ जाएगी, राइट, वैसे तमाम जगह पे एक कांस्टेंट रीडिंग आएगी, लेकिन जहाँ पे लीकेज ज़्यादा होगी वहाँ से रेडिएशन निकलेगी, इसके पास रिडक्शन ज़्यादा होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि इस जगह पे लीकेज है। फिर उसको वहाँ से डिग करके स्पेसिफिकली उसी एरिया को हम डिग करके उसका जो लीकेज है वो रिमूव करते हैं। हम तो another use is blood circulation। हम पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं सोडियम 24 एक आइसोटोप है सोडियम का, वो जब उसे इंजेक्ट करते हैं और बाहर से जीएम ट्यूब के हेल्प से हम उसकी ब्लड सर्कुलेशन को, उसकी ब्लॉकेज को डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि वो हमें ब्लड फ्लो इस तरीके से हमें पेशेंट की ब्लड सर्कुलेशन, राइट, अगर किसी आर्टीरियल कंस्ट्रिक्शन आ गई है, कोई ब्लॉकेज है, राइट, तो हम उसको आसानी विदाउट प्रॉपर जो है हमें जब मालूम हो जाएगा कि इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर ब्लॉकेज है तो हम वहीं से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। सो रेडियो थेरेपी, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है सेल्स को डैमेज कर सकता है, तो कैंसर भी एक सेल है, एबनॉर्मल ग्रोथ है। उस एबनॉर्मल ग्रोथ सेल को जो है खत्म करने के लिए भी हम रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम रेडियोथेरेपी कहते हैं। इज अ रेडियोथेरेपी। कोबाल्ट 60 इसमें यूज होता है, जिसके अंदर पेशेंट की बॉडी के अंदर स्पेसिफिकली उसी जगह को टारगेट करके उस कैंसर सेल्स को मारा जाता है, किल किया जाता है। स्टरलाइजेशन के लिए भी यूज होता है, फूड की स्टरलाइजेशन के लिए भी यूज होता है, मेडिकल की स्टरलाइजेशन के लिए भी यूज होता है। मीन्स अगर आपके पास अगर मैं ये कोई भी खाना या खुराक फूड किसी भी रेडिएशन के ऊपर से गुजरता, रेडिएशन इसके अंदर से गुजरता है तो वो तो गुजर जाती है, लेकिन साथ साथ क्या होता है कि वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरियाज वगैरह को खत्म कर देता है। इस तरह की उसके फूड की शेल्फ लाइफ, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। और मेडिकल इक्विपमेंट के लिए स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं कि जैसे मेडिकल एक मशीन जो कि स्टरलाइज ही करती है मेडिकल इक्विपमेंट को, क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट मोस्टली मोर एक्सपेंसिव, सो sterilization is very necessary for them. So archaeology, radioisotope is archaeology, carbon 14 dating भी कहते हैं। We know that every organic compound, especially a living organism like animals, us, trees, they are all made up of an isotope of carbon called carbon 14। वो कार्बन 14 से मिलकर बनता है। और जब हम जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा होते हैं तो ये कोई डिके नहीं करता, लेकिन वंस वी आर डेड, वंस द लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेड, राइट, दे स्टार्ट डिकेइंग, वो डिके करना स्टार्ट कर देता है। अब फर्ज कर लेते हैं कि इनिशियली एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो कार्बन 14 का अमाउंट है दैट इज एक्चुअली 100%, लेकिन अगर कोई एक फॉसल मिलता है, राइट, उसमें जो कार्बन 14 की अमाउंट को जब मेजर किया जाता है तो दैट इज अबाउट फॉर एग्जाम्पल 25% है, और उसकी हाफ लाइफ, वी नो द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 विच इज 5600 years। इफ यू पुट these information in our formula of half life, right, so we will get what, we will get the total time spent, यानी कि of fossil हमें उसका टाइम मिल जाता है, राइट। ये चीज कोई अगर किसी बच्चे या बंदे की, किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसकी जो टाइम ऑफ डेथ कैलकुलेट करने के भी काम आता है। किसी एंशिएंट कॉइन
एंशियंट फॉसल्स, राइट, उनकी एज मालूम करने के भी काम आता है, राइट। जैसे कि अभी इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि अगर एक फॉसिल है जिसका 25% रह गया है, तो फिर विद हेल्प ऑफ फार्मूला वी अंडरस्टैंड कि कितने दिन पहले पहले जो है ये इसकी एज इतनी है, इतने पहले ये जिंदा था, right? So by this we can get the age of an ancient coin or any ancient things. So again I request you to check the book, do the past paper exercises, and let me know if you have any query, right? I will definitely, आप इस पे comment करें, I will definitely answer you back. Thank you very much.